नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हमारे जो चल रहा है भू आकृतिक प्रदेश, यानी कि हम पढ़ रहे हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश। अब भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने देखे थे बहुत सारी चीज़ें देखे थे। जैसे कि आपको पता होगा, हमने पर्वत के बारे में देखे, उत्तर भारत की पर्वतीय जो श्रृंखला है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम अभी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम मैदान के बारे में देखेंगे, कुछ मरुस्थल के बारे में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। अब चलिए यहाँ प्रायद्वीपीय पठार की बात करें हम सबसे पहले। तो प्रायद्वीपीय पठार की लोकेशन आप देख लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार मतलब देखिए, ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में उत्तर भारत की विशाल पर्वत श्रृंखला आप देख सकते हैं। विशाल हिमालय जो 4 भागों में बटा है, वो अलग अलग हमको देखने को मिलता है। यहाँ से टर्न हुआ तो अलग अलग नाम से उनके जो है पर्वतों के नाम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पटकोई बूम, लुसाई पहाड़िया, ये अलग अलग। और यहाँ नीचे म्यांमार में आपको अराकान यूमा नाम से दिखता है। उसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा विशाल मैदान, यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान दिखेगा। उसके नीचे आपको प्रायद्वीपीय पठार दिखेगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में आपको अलग अलग चीज़ें दिखेगी। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्कन का पठार नीचे आप देख सकते हैं, देखिए वो अलग अलग भागों में। नागपुर, छोटा नागपुर का पठार देख सकते हैं। उसी के अंतर्गत आप नीचे ये देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी यहाँ देख सकते हैं। इसी में आपको पश्चिमी मैदान, पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो देखने को मिलेगा और पूर्वी तटीय मैदान देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी जो है मतलब कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है वो सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। हालांकि अपवाह तंत्र में हम अलग से नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ हमको शॉर्ट जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किस आकृति का आपको देखने को मिलेगा। एक टेबल आपने देखा होगा। देखिए, पठार क्या होता है आपने पढ़ा है, जब वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है वो हमने पढ़ा है, तो वहाँ आपने देखा होगा पठार की बात करें तो इसमें तीव्र शिखर नहीं होता है, यानी कि एक नुकीला जो है वो सिर नहीं होता है। इसका एक टेबल, यानी कि ऊपर से सपाट होता है और नीचे ज़मीन से या जो समतल जगह है उससे उठा हुआ भाग होता है। तो इस प्रकार की जो आकृति दिखती है हमको वो कहलाती है पठार। तो आप समझ सकते हैं, एक मेज या एक टेबल की आकृति वाला जो भूभाग होता है वो कहलाता है पठार। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार भी है वो एक प्रकार का क्या है, टेबल की आकृति वाला है। टेबल की आकृति वाला भूभाग हम इसको बोल सकते हैं, जो कि एक प्रकार से अगर देखें तो हम यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, एक टेबल की आकृति। ठीक है, अब निर्माण की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये जो पुराने जो क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें थी, मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं, एक तो आग्नेय चट्टान और एक रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होती है, जो तीसरे नंबर की होती है। ठीक है, तो इनसे इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो था एक प्रकार से गोंडवाना जो लैंड थी, गोंडवाना लैंड किसको बोलते हैं, जैसे जो पेंजिया था, पेंजिया मतलब जो पृथ्वी का जो भूभाग था बड़ा, उसको पेंजिया बोला जाता था। एक भाग टूटकर ऊपर की ओर चला गया और एक भाग नीचे रह गया, तो जो नीचे वाला भाग था वो क्या कहलाता था, ये गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो हम इसको बोल सकते हैं ये किसका भाग था, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग बोल सकते हैं। और आर्कियन से लेकर ऊपरी जो कार्बोनिफेरस युग आया था उस तक अगर देखें तो जटिल शैलों से ये निर्मित है। इसके मध्य में अगर देखें तो धारवाड़ स्थलाकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगर पर्वतों के निर्माण की बात करें तो पर्वतों का निर्माण जो है पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ है। यहाँ के जो पर्वतों का निर्माण हुआ है पैलियोजोइक जो कल्प आया था, जो कि हमने पृथ्वी के विकास से संबंधित देखे हैं, तो पैलियोजोइक महाकल्प में इसके पर्वतों का निर्माण हुआ है। और यह जो है गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह जो है प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसको बोल सकते हैं, या फिर प्रायद्वीपीय पठार इसको बोल सकते हैं। मतलब दक्षिण भारत का पठार भी बोला जा सकता है, जैसे हमने यहाँ देखें, और दूसरा इसको प्रायद्वीपीय पठार बोल सकता है। तो आकृति की दृष्टि से एक प्रकार से त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ बात करें तो त्रिभुज, देखिए इस प्रकार से यहाँ आपको एक त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिख रही है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि एक प्रकार का त्रिभुजाकार आकृति वाला ये प्रायद्वीपीय पठार है। और यह उत्तर की ओर चौड़ा हमको दिखता है। उत्तर की ओर चौड़ा कैसे, ये देखिए यहाँ पे आपको चौड़ाई ज़्यादा दिखेगी और नीचे आपको चौड़ाई बहुत कम देखने को मिलेगी, इसलिए ये त्रिभुज आकार में है। और उत्तर की ओर जो चौड़ा एक प्रकार से देखें तो उसकी औसत ऊंचाई भी हमको यहाँ देखने को मिलती है। औसत ऊंचाई आप देख सकते हैं 600 से लेकर 900 मीटर जो पहाड़ियाँ होती है वो हमको यहाँ पे इस प्रकार की देखने को मिलेगी। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ स्थित है, जिनकी ऊंचाई हम सिंपल रूप से देख सकते हैं। औसत ऊंचाई इनकी जो है 500 से 750 मीटर हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार अगर देखें तो इस पठार की जो उत्तरी सीमा हम देखें तो यहाँ पे हमको अरावली देखने को मिलती है।
ये आपने देखा, देखिए ये आपको यहाँ पे अरावली देखने को मिलती है, अरावली पर्वत श्रेणी। और नीचे अगर देखें तो उसके जस्ट नीचे आपको विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, उसके जस्ट नीचे आपको सतपुड़ा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, देखिए अरावली हो गई, विंध्य पर्वत श्रेणी हो गई, उसके बाद आप सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो ये पहाड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है उत्तरी सीमा में। और दक्षिणी विस्तार अगर देखें तो दक्षिणी विस्तार जो है एक प्रकार से उत्तर से, मतलब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बात करें तो हमको लगभग 1600 किलोमीटर की जो है यहाँ पे विस्तार देखने को मिलता है। और अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तार की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 1400 किलोमीटर का विस्तार देखने को मिलता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात करें हमने विस्तार की, मतलब हमको उत्तर से दक्षिण में हमको 1600 किलोमीटर का विस्तार देखने को मिलेगा और पूरब से पश्चिम में हमको 1400 किलोमीटर का विस्तार देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम यहाँ देखें, अब इसके अंतर्गत ही हम देखने वाले अरावली के बारे में। तो अरावली के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं हम, जो जो चीज़ें देखने वाले। जैसे देखिए अरावली पर्वत श्रेणी देखते हैं, तो अरावली आपको खास करके राजस्थान में दिखेगी, परंतु इसका विस्तार आपको कहाँ तक देखने को मिलेगा, इसका विस्तार आपको दिल्ली तक देखने को मिलेगा। इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है आपको गुरु शिखर के नाम से जाना जाने वाला है, तो वो 1722 मीटर ऊंचा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी के साइड में आप थार मरुस्थल देख सकते हैं, फिर मध्य भारत का पठार, तो सारी चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं। मालवा का पठार देखने को मिलेगा। अब अरावली के नीचे आप विंध्य श्रेणी देखेंगे, विंध्य पर्वत श्रेणी, उसके जस्ट नीचे आप सतपुड़ा देख सकते हैं। ये उत्तर का जो है भाग एक प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी सीमा बनाते हैं। इसके अलावा इसका विस्तार हमको देखिए, इसी का विस्तार जो पठार है उसका एक विस्तार यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार से कुछ भाग यहाँ से देखिए नदियों के कारण यहाँ से अलग हो गया है, तो उसी की कुछ पहाड़ी हमको देखने को मिलती है, यही पठार की गारो खासी जयंतियों के नाम से, ये जो है एक प्रकार से इसी प्रायद्वीपीय पठार की। तो चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे अरावली के बारे में। तो अरावली श्रेणियों की अगर बात करूं मैं, तो अरावली की जो पहाड़ियाँ है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो हमने अभी देखे कहाँ पे है, राजस्थान के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अधिक, मतलब एक प्रकार से सबसे शुरुआती दौर पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, शुरुआती दौर पर इनका जो है विकास या फिर इनका निर्माण हुआ था, जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हम इनको बोल सकते हैं। अब अपर्दित हो गई है, खंडित हो गई है, इसके कारण इनको अवशिष्ट पर्वत भी बोला जाता है अरावली पर्वत को। अरावली की जो पहाड़ियाँ है दक्षिण पश्चिम में है, हम बोल सकते हैं। देखिए ये कहाँ पे है, एक प्रकार से राजस्थान के पास देखें तो ये उत्तर और कहाँ पे है, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग में ये स्थित है। और विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये गुजरात की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो लगभग गुजरात से लेकर कहाँ तक है, ये इसके दिल्ली तक विस्तार है। ठीक है, तो लगभग हम बोल सकते हैं ये 800 किलोमीटर की लंबाई में इसका जो है विस्तार है। और जो दिल्ली के निकट जो पहाड़ियाँ है उसको क्या बोला जाता है, दिल्ली के निकट की पहाड़ियों को दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा अरावली की जो औसत ऊंचाई है उसकी अगर बात करें तो औसत ऊंचाई हमको यहाँ पे देखने को मिलती है 300 से 920 मीटर। और अगर देखें सबसे ऊंची चोटी, मतलब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो हमने देखे थे, ये है गुरु शिखर। अब गुरु शिखर कितनी है, 1722 मीटर। तो आप ध्यान में रख सकते हैं अरावली के अंतर्गत सबसे ऊंची जो शिखर है वो गुरु शिखर है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे हमको इस श्रेणी का जो निर्माण है वो देखने को मिलता है। तो निर्माण अगर देखें तो यहाँ से 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व जो प्री कैम्ब्रियन युग आया था, प्री कैम्ब्रियन युग आपने पढ़ा होगा, प्री कैम्ब्रियन जो काल आया था उसमें हुआ था। और यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक माना जाता है। अरावली के अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे हमको नदियाँ देखने को मिलती है। नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको माही नदी देखने को मिलती है, लूनी नदी देखने को मिलती है। तो ये नदियाँ यहाँ से निकलती है और लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, मतलब गुजरात के अंतर्गत ये लुप्त हो जाती है। लुप्त का मतलब होता है समुद्र तक ना पहुँचकर बीच में ही क्या हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, जल की कमी के कारण वो वहाँ पे गायब हो जाती है। तो इस प्रकार की नदी को एक प्रकार से अल्पकालिक नदी बोला जाता है। तो अल्पकालिक नदी की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसी नदियाँ जो शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान उसमें पाई जाती है, तथा वर्षा पर ये निर्भर रहती है। और इनका प्रवाह जो है बहुत कम समय के लिए होता है और यह धरातल पर ही लुप्त हो जाती है। तो इसके कारण इनको क्या बोला जाता है, अल्पकालिक नदी। उदाहरण के रूप में लूनी नदी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये देखिए अरावली हमने देखा, अरावली हमने मैप में भी देख लिया कहाँ पे है। ठीक है, तो आप मैप को लोकेट करते चलिए। देखिए अरावली के बारे में हमने बात की।
अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर विंध्याचल श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो विंध्याचल श्रेणी की अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो यह जो है श्रेणी नर्मदा सोन भ्रंश के उत्तर में एक प्रकार से देखें तो यह समानांतर रूप से पूर्व की ओर यहाँ पे विस्तृत है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। तो देखिए यहाँ पे हमको विंध्य श्रेणी देखने को मिलेगी। देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक ये यहाँ से नर्मदा नदी जाती है। समानांतर रूप से देखिए सतपुड़ा श्रेणी के मतलब जो है समानांतर रूप से ये विस्तृत रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार इसका पाया जा रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो इसका भी एक प्रकार से ये जो है, ये आप लिख सकते हैं पूर्व से पश्चिम में ये कैसी है, समानांतर रूप से इसका विस्तार है। और ये अत्यधिक पुरानी है, मतलब पुरानी से मतलब जिसका निर्माण जो है बहुत समय पहले हुआ था, तो हम बोल सकते हैं ये कैसी है, अत्यधिक पुरानी। अब पुरानी है, साथ में हम बोल सकते हैं मोड़दार है। मोड़दार का मतलब क्या होता है, मोड़दार का मतलब होता है जो बलित पर्वत होते हैं। बलित मतलब जैसे एक प्लेट सामने से आ रही, उसी के सामने दूसरी आ रही, तो अचानक से यहाँ मोड़ पड़ जाता है, ठीक है, या बलन हो जाता है, तो इस प्रकार की पर्वत श्रेणी मोड़दार कहलाती है। तो मोड़दार बलित जो पर्वत है, एक प्रकार से जो विंध्याचल है वो मोड़दार पर्वत है। और यह मालवा पठार के उत्तर में हम देखें तो झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, इन सभी में हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो हमको कहाँ कहाँ विस्तार देखने को मिला इसका, एक तो झारखंड में देखने को मिला, दूसरा हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, और तीसरा हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। तो ये आप ये ध्यान में रख सकते हैं किसका विस्तार है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के विस्तार की बात की जा रही है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का भी काम करती है। जैसे देखें यहाँ से लेकर यहाँ इसका विस्तार है, तो उत्तर भारत इधर हो गया और दक्षिण भारत इधर हो गया, तो दोनों को अलग करने का काम भी कौन कर रही है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी कर रही है। इसी में अगर देखें तो इसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई मतलब सबसे ऊंची जो पहाड़ी इसकी एक प्रकार से देखें तो सबसे ऊंची हमको देखने को मिलेगी 600 से भी ज़्यादा, परंतु औसतन अगर देखें तो 450 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अगर देखें तो वारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग अगर देखें तो 1200 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये विस्तार इसका कैसा है, 1200 किलोमीटर तक है। कहाँ तक, यहाँ हम देख सकते हैं झारखंड तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, नॉर्मल हमने देखें। तो यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो आप यहाँ लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं। उसी के समानांतर रूप में नीचे सतपुड़ा देखने को मिलेगी, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, सतपुड़ा के बारे में। तो सतपुड़ा श्रेणी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो सतपुड़ा श्रेणी है दक्कन पठार का ही एक भाग इसको माना जाता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं दक्कन पठार, मतलब आप बोल सकते हैं देखिए दक्कन का पठार, तो ये भाग किसका है, ये दक्कन के पठार का, मतलब दक्कन के पठार का ही एक भाग इसको बोला जाता है, जो कि एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण इसको माना जाता है सतपुड़ा को। इसके अलावा देखें तो इसके दोनों ओर हमको नर्मदा और ताप्ती की जो भ्रंश घाटियाँ वो देखने को मिलती है। किस किस की, एक तो नर्मदा नदी की देखने को मिलती है और एक तापी नदी की, दोनों नदियों की एक भ्रंश घाटी दोनों तरफ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं, देखो ये आप देख सकते हैं, राजपीपला है, महादेव की पहाड़ियाँ और मेकल पर्वत रे। मेकल पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो यहाँ से आपको विभिन्न नदियों को उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम आगे देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत अगर देखें तो महादेव में आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, किसकी, सतपुड़ा की, जिसको हम बोलते हैं धूपगढ़। अब धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो हमको 1350 मीटर यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी इसको बोला जाता है, और ये पचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी, धूपगढ़ चोटी। तो ये आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट है वो बात करने वाले हैं। चलिए पहले यहाँ लोकेशन देख लेते हैं सतपुड़ा पहाड़ी की, ठीक है। सतपुड़ा देखने को मिलता है, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। इधर साइड आपको राजपीपला देखने को मिलेगी, फिर महादेव देखने को मिलेगी, फिर मेकल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। महादेव में ही आपको क्या देखने को मिलेगी, जो धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं सतपुड़ा के बारे में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। अब ब्लॉक और या हॉस्ट पर्वत की अगर बात करें तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। जब हमने प्लेट विवर्तनिकी पढ़ा था तो हमने प्लेटों के बारे में तो सारी चीज़ पढ़ा था। देखिए जैसे 2 प्लेट है और 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो दूर जा रही है उसको क्या बोला जाता था, तनाव, ठीक है। और तनाव के कारण हम देख सकते हैं बीच का भाग कैसा हो जाता है, नीचे धंस जा रहा है। तो
तो नीचे धंसने के कारण ये भ्रंश घाटी बन जा रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए जब ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है तो बीच का भाग कैसा हो जाएगा, धंस जाएगा, और ये भाग कैसा हो जाएगा, उठ जाएगा। आइट साइड का जो भाग है उठ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हॉस्ट पर्वत बोला जाता है या फिर ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं दो समानांतर जो श्रेणी एक दूसरे से दूर जाने के कारण क्या हो जा रहा है, नीचे का भाग जो बीच का भाग है वो नीचे चला जा रहा है और राइट साइड का भाग ऊपर रह जा रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर रहा भाग है वो यहाँ से खड़े रहने पे पर्वत का आकार ले रहा है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, ये इसको ब्लॉक पर्वत बोला जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये नॉर्मल फॉल्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, भ्रंश जिसको बोलते हैं। और यहाँ जो घाटी होती है, घाटी मतलब नीचे आप देख सकते हैं हॉस्ट पर्वत के जस्ट साइड में जो घाटी होती है इसको ग्रेबन बोला जाता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। मतलब ब्लॉक पर्वत को अगर सिंपल रूप से बोला जाए तो वह पर्वत जिसका निर्माण भ्रंश के बीच स्थल के उत्थान या ऊपर उठने के कारण हुआ है। ऊपर उठता हुआ, देखिए ये वाला जो भाग है ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है और ये नीचे जाता हुआ, तो ऊपर उठा हुआ जो भाग कहलाता है वो कहलाता है ब्लॉक पर्वत या हॉस्ट पर्वत कहलाता है। मतलब भ्रंश के बाहर जो भूमि है उसके निमज्जन या नीचे धंसने के द्वारा इसका निर्माण होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि दो समानांतर भ्रंश के बीच का जो भूखंड है उसके ऊपर उठ जाने, या फिर हम बोल सकते हैं दो समानांतर भ्रंशों के बाहरी जो भूखंड है उसके नीचे धंस जाने से इसका निर्माण होता है। तो हम इसको सिंपल रूप में क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। और इसके बीच की जो भूमि है, देखिए यहाँ पे ब्लॉक पर्वत है ये वाला, और इसके बीच की जो भूमि इसको क्या बोला जा रहा है, इसको ग्रेबन बोला जा रहा है। तो ये हम सिंपल बोल सकते हैं ब्लॉक पर्वत क्या है। तो ये यहाँ पे हमने देखिए ब्लॉक पर्वत के बारे में जाना, और इसका जो आकार होता है वो एक टेबल के टाइप होता है। मतलब टेबल के जैसे इसका आकार हम बोल सकते हैं। इसको एक प्रकार से जो भ्रंशोत है, भ्रंशोत पर्वत भी इसको बोला जाता है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अगर बात करें, जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी उसके बीच में हमको नर्मदा घाटी देखने को मिलती है। ये भी भ्रंश घाटी के रूप में यहाँ पर बहती है, भ्रंश घाटी में इसका बहाव है। इसके अलावा इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर तक ये बहती है। और कहाँ से निकलती है, मैकल पर्वत श्रृंखला से ये देखने को मिलती है। मैकल पर्वत श्रृंखला जो है, मैकल पठार यहाँ हम देख सकते हैं, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। मैकल पठार कहाँ पे देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और मैकल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अगर देखें तो क्या देखने को मिलेगा, अमरकंटक के रूप में हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई हमको 1064 मीटर देखने को मिलेगी, जो बहुत पुरानी शैलों से निर्मित एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, अमरकंटक कई नदियों को उद्गम माना जाता है, जैसे कि नर्मदा नदी, सोन नदी, और दक्षिण की ओर जो है उसको हम बोल सकते हैं मतलब महानदी। तो ये सभी नदियाँ कहाँ से देखने को मिलती है, मैकल पर्वत श्रृंखला से देखने को मिलती है। नर्मदा नदी की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नर्मदा नदी जो है संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। कैसे, अगर हम यहाँ देखें तो आपको नर्मदा नदी यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए ये आपको नर्मदा नदी देखने को मिलती है। तो पठारी क्षेत्र मतलब ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार आपको यहाँ कहीं से इधर तक देखेगा और इधर से एक इधर देखेगा। तो दो भागों में बांटने का काम कौन कर रही है, नर्मदा नदी यहाँ पे दो भागों में बांटने का काम कर रही है। इसके अलावा जो तापी नदी, नर्मदा और तापी नदी है, दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है और ये नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इसके अलावा इस पठार के जो है, मतलब जो पठार है छत्तीसगढ़ का एक प्रकार से मैकल पठार, उसमें अगर देखें तो पूर्व में हमको जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी देखने को मिलती है। सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सोन नदी आपको मध्य प्रदेश से होकर देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको चंबल भी यहीं से देखने को मिलती है। ये देखिए ये चंबल है। इसके अलावा देख सकते हैं दामोदर नदी, तो दामोदर नदी आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर देखें तो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, मतलब इधर साइड बहाव है। इसी के कारण हमको बहुत सारी नदियाँ जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियाँ आपको बंगाल की खाड़ी में बहती हुई नजर आती है। ठीक है, इधर दिशा इनकी देखने को मिलती है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ है वो काट कर यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ, मतलब जो पहाड़ी है उनको काट कर यहाँ पे बहती है और उपजाऊ मैदान का भी यहाँ पे निर्माण करती है। काफ़ी यहाँ पे हमको जो पठारी भाग है उसमें अनेक चौड़ी, छिछली घाटियाँ, गुंबदाकार पहाड़ियाँ अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। और उसी में हमको दो मुख्य भाग देखने को मिलती है, जिसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे कौन कौन से। एक तो देखने को मिलेगा आपको मध्य उच्च भूमि, ठीक है, और दूसरा देखने को मिलेगा एक तो दक्कन का पठार। तो ये दो भाग हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि आप देख सकते, देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगी, और दक्कन का पठार भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे दोनों के बारे में, एक तो मध्य उच्च भूमि के बारे में और एक दक्कन का पठार के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं मध्य उच्च भूमि, अर्थात हम बोल सकते हैं मिडिल हाईलैंड।
तो मिडिल हाईलैंड अर्थात जो मध्य उच्च भूमि है उसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए मध्य उच्च भूमि आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ये वाला भाग आप देख सकते हैं, ये देखिए मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, और दक्कन का पठार आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोनों की लोकेशन आप ध्यान में रखिए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे हम कुछ बातें इसके बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ें। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी आपने देखा यहाँ से बहती है सतपुड़ा के किनारे, हम देख सकते हैं यहीं से। नर्मदा नदी के उत्तर में हमको प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो एक प्रकार से मालवा के पठार का अधिकतर भाग उसमें देखने को मिलता है, यानी कि मालवा के जो पठार अधिकतर भागों पर फैला हुआ है मालवा का पठार, और मध्य उच्च भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो मध्य उच्च भूमि का जो अधिकांश भाग है वो मालवा का पठार ही कहलाता है। ठीक है, तो हम विस्तार अगर देखें तो जो अधिकतर जो भाग है मालवा के पठार में हमको देखने को मिलता है। मालवा के पठार में अधिकतम विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह पठारी भाग अगर देखें तो पूर्व में हमको महादेव श्रृंखला, और पश्चिम जो उत्तर पूर्व में है उसमें अरावली, और मध्य में विंध्याचल श्रेणी से ये घिरा हुआ है। तो देखिए ये पठार की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये पठारी भाग जो है पूर्व में एक प्रकार से कहाँ घिरा हुआ है, एक प्रकार से अगर देखें तो जो सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव श्रेणी है, और उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो ये अरावली पर्वत। उसके बाद अगर मध्य की बात करें तो मध्य में हमको ये विंध्य जो श्रृंखला है उससे घिरा है। तो आप देख सकते हैं इसकी स्थिति जो है इन तीनों के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंग मतलब महादेव श्रेणी, अरावली श्रेणी और विंध्य श्रृंखला, इन तीनों के अंतर्गत ये घिरा हुआ है। और इसकी पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र भी विस्तृत है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब यहाँ थार का मस्तूल आप देख सकते हैं, तो वो क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की बात कर लें यहाँ पे हम, तो इंपॉर्टेंट नदियाँ हमको देखने को मिलती है। एक तो चंबल देखने को मिलती है, एक सिंधु देखने को मिलती है, ठीक है, बेतवा देखने को मिलती है, और केन। तो ये सभी नदियाँ कहाँ देखने को मिलती है हमको, ये नदियाँ देखने को मिलती है हमको यहीं पे जो हमने पढ़ा मध्य उच्च भूमि की अगर बात करें, जैसे ये देखिए मध्य उच्च भूमि, तो यहाँ हमको ये चंबल, सिंधु, बेतवा और केन नदी देखने को मिलती है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी हालांकि हम देख सकते हैं इधर से निकल कर ये आ जाती है। ठीक है, ऊपर से आप देख सकते हैं ये तिब्बत से निकल कर आती है, पर जो चंबल है, बेतवा और केन है वो यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसके अलावा इस प्रकार से ये जो है ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र को ढाल को मतलब क्षेत्र का एक ढाल है उसको दर्शाती है। मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो इसका जो ढाल है ऊपर की ओर यहाँ उठा हुआ और नदियाँ इधर की ओर बहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ यमुना में मिल जाती है, कुछ गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदियाँ हम बोल सकते हैं। जो ढाल है, ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हम देख सकते हैं, और यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण देखने को मिलता है। जो मध्य उच्च भूमि का भाग है वो हमको देखिए यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है और इधर चौड़ाई में कम देखने को मिलता है। इसका पूर्वी विस्तार अगर देखें तो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, या बघेलखंड हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो बुंदेलखंड देखने को मिलता है और एक बघेलखंड देखने को मिलता है। तो सिंपल रूप से हम बोल सकते हैं इसका पूर्वी विस्तार है ये। अब बघेलखंड और बुंदेलखंड आपको मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य उच्च भूमि का जो सुदूर पूर्वी जो क्षेत्र है, मतलब सबसे लास्ट में अगर देखें तो हमको ये अलग अलग प्रकार से इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक तो आपको दामोदर नदी देखने को मिलती है, एक स्वर्ण रेखा नदी देखने को मिलती है। तो इसका विस्तार सुदूर पूर्व की ओर अगर बात करें तो ये यहाँ पे हमको ये अपवाहित होते हुए देखने को मिलती है। छोटा नागपुर का पठार भी हमको ये इस भाग में देखने को मिलता है, यानी कि जो सुदूर पूर्वी भाग है वो छोटा नागपुर का पठार के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी हमको बहती हुई नजर आती है। और बिहार राज्य के जो गया जिले है उसकी दक्षिणी सीमा तक ये हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है। विंध्याचल के दक्षिण में अगर देखें तो इन्हीं के समानांतर जो है हमको सतपुड़ा पर्वत, पूर्व में अमरकंटक, और हमको यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग हमने देखे हैं। छोटा नागपुर का पठार आपको कहाँ देखने को मिलता है, झारखंड, जहाँ हमको मुख्य रूप से जो दामोदर नदी की घाटी है उसमें प्रसिद्ध कोयला की पट्टी देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र में कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी यहाँ पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे हमको अभ्रक भी देखने को मिलता है, बॉक्साइट के निक्षेप भी देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र की अगर बात करें इसी के अंतर्गत, तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक प्रकार से भाग माना जाता है, जिसका विस्तार अगर देखें तो हमको उड़ीसा में देखने को मिलता है।
जो एक ज़िला है जैसे कोरापुट और कालाहांडी ज़िला है उड़ीसा के अंतर्गत, और साथ में हम देखें तो छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो लगभग अगर देखें तो इसका जो विस्तार अगर देखें हम यहाँ से तो 89,078 वर्ग किलोमीटर हमको इसका विस्तार देखने को मिलता है मध्य उच्च भूमि का। ठीक है, मतलब जो दंडकारण्य क्षेत्र उसका, ठीक है, जो कि मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। तो आपने मध्य उच्च भूमि के बारे में जाना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बारे में, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोकेशन देखते चलिए, जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं दक्कन का पठार। बात करें दक्कन के पठार की, तो दक्कन के पठार के बारे में हम देखते हैं। जो दक्कन का पठार है, जैसे मध्य उच्च भूमि है उसके नीचे आप देख सकते हैं इसको दक्कन के पठार को। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी चट्टानों की उत्पत्ति की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमको देखने को मिलेगा 3000 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी यहाँ की चट्टानों की। और यहाँ हम देख सकते हैं जो कार्बोनिफेरस युग था, कार्बोनिफेरस युग के पहले की अगर बात करें तो जो भूमि थी ये वाली, वो किसका भाग थी? ये गोंडवाना लैंड का भाग थी। ये भी हमने यहाँ देखा है पीछे। इसके अलावा कार्बोनिफेरस युग में हमको देखने को मिलेगा जो दामोदर थी, दामोदर घाटी, सोन, महानदी, इसके अलावा आप देख सकते हैं गोदावरी, ये सभी जो बेसिन थी, नदी बेसिन, इसमें हम देख सकते हैं कोयले का निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। और क्रेटेशियस युग के दौरान हमको अत्यधिक यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? अत्यधिक ज्वालामुखी देखने को मिलती। तो ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ, ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप क्या हुआ? बहुत अधिक मात्रा में लावा निकला और उसका निक्षेपण हुआ। तो उसके फलस्वरूप जो दक्कन का पठार है उसका यहाँ पे निर्माण हमको देखने को मिलता है। और इसी काल में अगर देखें हम तो दक्कन के पठार में हमको जो बेसाल्ट क्रम की जो चट्टानें हैं, बेसाल्ट क्रम की जो यानी कि लावा निर्मित जो शैलें थी, जिनको आग्नेय शैल हम बोल सकते हैं, उसका भी यहाँ पे निर्माण हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा आग्नेय शैल से क्या निर्माण हुआ? यहाँ पे काली मृदा का निर्माण हुआ। अब काली मृदा आपको पता है, यहाँ पे आपको काली मृदा काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है, जो कि खास करके कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। दक्कन के पठार के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मुख्य रूप से अगर देखें तो हमको यहाँ पे महाराष्ट्र देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के अधिकतम भाग। इसके अलावा आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का कुछ भाग देखने को मिलता है, कर्नाटक देखने को मिलता है और तमिलनाडु। तो ये सभी जो राज्य हैं इनके अधिकतर भाग यहाँ पे हमको दक्कन के पठार के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और यहाँ का लावा जो है अधिकतम हम अनुमानित रूप से देखें तो इसकी गहराई हमको 2134 मीटर इसकी गहराई देखने को मिलती है दक्कन के पठार के लावा की। किंतु पूर्व और उत्तर की जो गहराई है वो अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे तो इसके पश्चिमी हिस्से में हमको सहाद्री देखने को मिलती है। पश्चिमी हिस्सा बोले तो ये वाला जो भाग है, पश्चिमी भाग, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है? सहाद्री देखने को मिलती है, सहाद्री पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सहाद्री की जो पहाड़ी है वो देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत हमको एक जो है महाबलेश्वर जिसकी ऊंचाई हम बोलें तो 1438 मीटर, ये सहाद्री की प्रमुख चोटी है जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, इसके अलावा इसी पठार के जो पूर्वी भाग है उसको हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं? विदर्भ बोलते हैं। विदर्भ कहाँ पे है? विदर्भ महाराष्ट्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो विदर्भ कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसकी जो है पूर्वी जो भाग है यानी कि जो दक्कन का पठार उसका पूर्वी भाग कहलाता है। इसके अलावा कर्नाटक के अंतर्गत ही आपको धारवाड़ देखने को मिलता है, धारवाड़ का पठार देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है, जो कि रूपांतरित शैलों से बना यानी तीसरे क्रम की जो चट्टानें होती है। इस पठार के पश्चिमी भाग में हमको क्या देखने मिलता है? बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। ठीक है, बाबा बुदान की जो पहाड़ियाँ है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है धारवाड़ के पठार में। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ भी यहीं देखने को मिलती है। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर हमको मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है? एक तो पश्चिमी घाट देखने को मिलता है और एक तो पूर्वी घाट देखने को मिलता है। ठीक है, इधर पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। तो हमने देखे यहाँ दक्कन के पठार के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एक एक जो घाट है यानी कि पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं और एक पूर्वी घाट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए पहले यहाँ देख सकते हैं आपको जो पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये, और ये पश्चिमी घाट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पूर्वी घाट के बारे में देख लेते हैं। पूर्वी घाट की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी इसकी देखने को मिलती है? ऊंचाई देखने को मिलती है 900 से 1100 मीटर, जिसका विस्तार हम देख सकते हैं पूर्वी तटीय जो मैदान है उसके समानांतर महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक,
मतलब अगर देखें हम तो यहाँ से हमको महानदी से नीलगिरी तक, ठीक है, यहाँ से इसका विस्तार देखने को मिलता है इतना। इसके अलावा हाँ, अगर हम देखें तो इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से हमको कितना देखने को मिलता है, 1800 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। कहाँ से कहाँ तक, महानदी से नीलगिरी। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, महानदी से नीलगिरी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि सतत हम एक प्रकार से नहीं बोल सकते। सतत क्यों नहीं बोल सकते आप बताइए। जैसे कुछ भाग इसका जो है आप यहाँ देखिए तो कुछ भाग यहाँ से देखिए अलग हो गया है, कुछ भाग यहाँ देखने को मिल रहा है, कुछ भाग यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सतत का मतलब लगातार नहीं है, रेगुलर यहाँ पे नहीं है, पर विस्तार इसका 1800 किलोमीटर है, जो कि महानदी से नीलगिरी में हम देख सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर। इसके अलावा जो महानदी और कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जो नदी है, उनके कारण यहाँ पे हमको बहुत सारा जो है सतत विकास देखने को नहीं मिलता। मतलब कहीं से उन्होंने क्या खड्ड बना दी है, महाखड्ड जो भी है, तो उसके कारण कटे फटे जो है इसका जो है कटा फटा भाग नज़र आता है, जहाँ से जो विभिन्न प्रकार की नदियाँ वो बहती है और यहाँ आगे जाकर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, उन्होंने इसको अपरदित कर दिया है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न माना जाता है। क्यों भिन्न माना जाता है? क्योंकि यह अधिक कटा छटा होने के कारण जो है जो पहाड़ियाँ है अलग अलग रूप में यहाँ विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। जैसे उड़ीसा की अगर बात करें हम तो उड़ीसा में हमको क्या देखने को मिलती है, महेंद्रगिरी। ठीक है, उसके बाद अगर देखें आंध्र प्रदेश में तो आंध्र प्रदेश में हमको यहाँ पे देखने को मिलती है नल्ला मल्ला जो पहाड़ी है, पालकोंडा है। ठीक है, पालकोंडा, ये सभी कहाँ देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा बेलीकोंडा, नगारी। उसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में हमको देखने को मिलती है पंचमलाई। इसके अलावा आप देख सकते हैं सेवराय की पहाड़ियाँ। सेवराय की पहाड़ियाँ भी आपको कहाँ देखने को मिलती है, तमिलनाडु के अंतर्गत। जवादी की पहाड़ी, पालनी, बेलंगिरी, ये सभी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों के रूप में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है हम देख सकते हैं, देखिए सेवराय पहाड़ी की अगर बात करें तो सेवराय की पहाड़ी हमको कहाँ देखने को मिली, तमिलनाडु के अंतर्गत। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये काफ़ी यहाँ पे 400 से 500 फीट ऊंचे पठार के पास यहाँ पे देखने को मिलती है ये पहाड़ियाँ। काफ़ी मतलब जो तमिलनाडु के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कि लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पूर्वी घाट का हिस्सा बने हुए है। यहाँ का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो हम देख सकते हैं यारकाड, जो कि कहाँ पे है, सेवराय की पहाड़ियों में ही हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में फैला हुआ है और इन्हें हम देख सकते हैं क्या नाम से जाना जाता है, पूर्वाद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब जो ये श्रेणी है तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित नीलगिरी में सहाद्री के पास मिल जाती है। ठीक है, तो सहाद्री के पास इनका जो है मिलन हो जाता है। जो पहाड़ी है मतलब पूर्वाद्री और सहाद्री दोनों एक प्रकार से कहाँ पे मिल जाती है, नीलगिरी के पास मिलती हुई नज़र आती है। तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे इनका मिलन हो रहा है दोनों का, मतलब जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट दोनों का। पूर्वी घाट प्राचीन जो है मोड़दार बलित पर्वत का अवशिष्ट रूप हम देख सकते हैं। अवशिष्ट का मतलब होता है ऐसे पर्वत जिनका निर्माण बहुत पहले हुआ था और अभी वो अपरदित हो चुके हैं, इनको बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत। तो पूर्वी घाट काफ़ी पहले इनका निर्माण हुआ था और ये किस प्रकार के है, मोड़दार है। मोड़दार मतलब बलित पर्वत है एक प्रकार से और अवशिष्ट भी है। और इसका सर्वोच्च शिखर हम बोल सकते हैं कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम की जो चोटी है जिसकी ऊंचाई हम बोल सकते हैं 1680 मीटर है। और महेंद्रगिरी की अगर बात करें तो महेंद्रगिरी दूसरी है। महेंद्रगिरी दूसरी कैसे, इसकी ऊंचाई हमको 1501 मीटर देखने को मिलती है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सहाद्री और पूर्वाद्री के बीच में हमको जो है पठारी भाग को कई नाम से यहाँ जाना जाता है, स्थानीय पठार के नाम से यहाँ जाना जाता है। और तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग माना जाता है। ठीक है, तेलंगाना का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग माना जाता है। इसके अलावा अगर देखें हम तो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तरी पूर्वी में हमको यहाँ हमको देखिए उत्तर पूर्वी जो भाग है। ठीक है, तो यहाँ हमको देखिए बघेलखंड के रूप में यहाँ देखने को मिलता है बघेलखंड, और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भाग जो है किस नाम से जाना जाता है, एक तो बघेलखंड के नाम से और एक छोटा नागपुर के पठार के नाम से इसको जाना जाता है।
इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है, जैसे कि अगर बात करें हम यहाँ पे, जिसको मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका हालांकि यहाँ से नदियाँ बहने के कारण अपरदित हो गई है, तो ये भाग अलग होता हुआ नजर आता है। हालांकि पर देखा जाए तो मेघालय का पठार इसी का ही भाग था कुछ समय पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेघालय का पठार है, कार्बी आंगलांग पठार, उत्तर कचार पहाड़ी है, ये अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें हमको प्रमुख जो श्रेणी है वो देखने को मिलती है, जैसे हम देख सकते हैं, देखिए मेघालय के पठार में गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियाँ अलग अलग प्रकार से हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो मेघालय का पठार इसका ही भाग है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ी है वो देखने को मिलती है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो कि भ्रंश के कारण, मतलब जो नदियाँ है, नदियों के कारण यहाँ पर प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप एक प्रकार से पृथक हो गया है, जो नदियों है उसके कारण। अब मालवा के पठार की अगर बात करें तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ये कैसा है, ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी जो शैल थी उससे निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, जो कि हमने देखे अरावली, ठीक है। इसके अलावा जो दक्षिणी सीमा विंध्यन श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। तो ये हमने सारी चीज़ें पूर्वी घाट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखे हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। देखिए पूर्वी घाट हमने देख लिया, अब पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट हम देख सकते हैं, चलिए यहाँ हम पहले एक नज़र देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए जो पूर्वी घाट था, पूर्वी घाट हम देख सकते हैं महेंद्रगिरी, ठीक है, अलग अलग प्रकार से तेलंगाना का पठार देखे हमने, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश देखिए नल्ला मल्ला हिल्स देखें, जावादी सेबराय हिल्स देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का मिलन हो जाता है नीलगिरी के पास में। तो इधर साइड की भी हम देखेंगे, जैसे अनाईमुदी है, अन्नामलाई है, नीलगिरी की पहाड़ी आप देख सकते हैं। ये देखिए पश्चिमी घाट सहाद्री इसको बोलते हैं और इसको पूर्वाद्री बोलते हैं, पूर्वी घाट को। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट कौन सा है, ये वाला आप देख सकते हैं, अभी हमने देखें। तो ऊंचाई देख लेते हैं सबसे पहले पश्चिमी घाट की। तो जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की एक प्रकार से अगर देखें 60 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में जो पश्चिमी घाट है उसकी ऊंचाई हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब वहाँ 600 मीटर ऊंचाई थी और यहाँ पे हमको लगभग 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है औसतन, ठीक है, काफ़ी अधिक है। और पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट के जो पर्वत है उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर, मतलब हम देखें तो यहाँ से ये प्रारंभ होकर क्या होते हैं, नीचे तक कन्याकुमारी तक देखने को मिलते हैं। तो अगर देखें हम इनका जो विस्तार है एक प्रकार से, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये तापी नदी से नीचे दक्षिण में आपको कन्याकुमारी देखने को मिलता है, यहाँ तक इनका विस्तार देखने को मिल रहा है। और कितना विस्तार देखने को मिल रहा है, 1600 किलोमीटर तक का इनका विस्तार देखने को मिल रहा है। प्रमुख रूप से अगर देखें तो यहाँ पे हमको 4 दर्रे देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं और कुछ केरल में। थाल घाट है, उसके बाद है भोर घाट है, उसके बाद है पाल घाट और एक और है सैनकोट्टा। ये सभी प्रमुख दर्रे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो एक प्रकार से अगर देखें तो यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, मतलब जो पश्चिमी घाट है वास्तविक पर्वत श्रेणी इसको नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है जिसमें हमको प्रमुख रूप से अगर देखें तो भ्रंश देखने को मिलता है, यानी कि भ्रंश की एक प्रकार की क्या है, कगार है, ठीक है, किनारा है, तो फॉल्ट स्क्रैप इसको बोला जाता है। अब वर्षा की अगर बात करें यहाँ पे, तो वर्षा जो है पश्चिमी घाट में एक प्रकार से जो पर्वतीय वर्षा वो होती है, यह जो वर्षा है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण यहाँ पे होती है। और पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर अलग अलग हमको देखने को मिलती है। अब अगर बात करें यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी की, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हमको अनाईमुदी देखने को मिलती है, जो कि हमने देखे अभी अनाईमुदी है ना। और ये जो है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पश्चिमी घाट जो है उसको महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सहाद्री के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने अभी देख ली है, ठीक है, सहाद्री के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी औसतन ऊंचाई की अगर बात करें तो औसतन ऊंचाई इसकी देखने को मिलती है 1200 मीटर। सबसे ऊंची हमने देख ली 2695, पर औसतन इसकी 1200 मीटर देखने को मिलती है। इसे 2 भागों में बांटा गया, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी, मतलब उत्तरी सहाद्री और दक्षिणी सहाद्री। अब उत्तरी सहाद्री की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको जो 16 अक्षांश है, 16 अक्षांश मतलब ये देखिए यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, तो ऊपर चले 16 अक्षांश, तो 16 अक्षांश जो उत्तरी अक्षांश है उसमें उत्तरी सहाद्री, ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं 16 अक्षांश नॉर्थ में उत्तरी सहाद्री।
इसके अलावा अगर देखें जो उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री एक प्रकार से विभाजित करती है, मतलब दोनों के बीच में 16 अक्षांश जो उत्तरी अक्षांश है वो दोनों को अलग करने का काम करती है। एक तो उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। तो आप दोनों का डिवाइडेशन याद रख सकते हैं, 16 अक्षांश मतलब 16 उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसमें हम देख सकते हैं। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये गोवा में। तो गोवा में आप देख सकते हैं दोनों सह्याद्री अलग होती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की जो ऊपरी सतह है उसको अगर देखें तो हम यहाँ पे ऊपरी सतह को लावा के निक्षेप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो उत्तरी सह्याद्री वहाँ पे हमको लावा के निक्षेप देखने को मिलते हैं, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की अगर बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री में आपको क्या देखने को मिलते हैं, आर्कियन सेल देखने को मिलती है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर अगर देखें हम तो सर्वोच्च शिखर हमको देखने को मिलता है, जो शिखर है कलसुबई है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, कलसुबई। इसकी ऊंचाई अगर देखें हम तो 1646 मीटर है। ठीक है, किसका सर्वोच्च शिखर है, उत्तरी सह्याद्री का। और दक्षिणी सह्याद्री में भी हम देख सकते हैं, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर हमको देखने को मिलता है, ये क्या है, कद्रेमुख है। अब कद्रेमुख कहाँ देखने को मिलेगा, ये कद्रेमुख देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंतर्गत। ऊंचाई इसकी है 1892 मीटर। दोनों का हमने देख लिए। ठीक है, मतलब उत्तरी सह्याद्री में लावा के निक्षेप देखने को मिलते हैं और दक्षिणी सह्याद्री में आर्कियन सेल देखने को मिलती है। आर्कियन सेलों से निर्मित है ये। उत्तरी सह्याद्री का सबसे सर्वोच्च शिखर है कलसुबई 1646 मीटर और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कद्रेमुख 1892 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री अगर देखें तो दूसरा सर्वोच्च शिखर इसका पुष्पगिरी देखने को मिलता है। ठीक है, पुष्पगिरी, और पुष्पगिरी हमको 1714 मीटर देखने को मिलता है। पुष्पगिरी के समीप से ही कावेरी नदी निकलती है, तो ये भी हमको यहाँ पे देखना है। इसके अलावा डोडा बेट्टा की अगर बात करें तो डोडा बेट्टा जो है आपको कितनी ऊंचाई पे देखने को मिलता है, ये जो है इसकी ऊंचाई हमको 2637 मीटर देखने को मिलती है और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी इसको बोलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी, जिसमें हम देख सकते हैं कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों को एक प्रकार से मिलन बिंदु यहाँ पे स्थित देखने को मिलता है। इसके अलावा इलायची की पहाड़ियों की अगर बात करें तो इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में देखने को मिलती है। ठीक है, नीचे हम देखेंगे इलायची की पहाड़ियाँ भी। इसके अलावा जो एक प्रकार से अगर देखें तो जो इलायची की पहाड़ियाँ मतलब एक प्रकार से जो अन्नामलाई पर्वत है उसके दक्षिण में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ और इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालनिक पहाड़ियाँ और दक्षिण में अगस्तामलाई देखने को मिलती है। तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए इलायची कार्डमम हिल्स हमको देखने को मिलती है, अन्नामलाई पे देखने को अनाईमुडी देखने को मिलती है। देखिए दर्रा भी हम देख सकते हैं, पाल घाट। ठीक है, डोडा बेट्टा हमने देखे। इसके अलावा आप नीलगिरी की पहाड़ियाँ तो देखे लिए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल, ये पश्चिमी घाट जो हम पढ़ रहे थे अभी। ठीक है, दर्रा हमने देखे, थाल घाट और भोर घाट भी देखें। कलसुबई, ये देखिए कलसुबई जो उच्चतम श्रेणी हमने देखें। तो ये अलग अलग प्रकार से हम देखिए ये पश्चिमी घाट के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब जो मुख्य रूप से हमने दर्रों के बारे में बात किए थे तो दर्रों के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब दर्रों के पहले देखिए, जानने से पहले हम देख लेते हैं दर्रा होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है और ये पर्वत है, ये पर्वत के बीच में कहीं जाने का जो रास्ता होगा, यानी कि दो पर्वतों के बीच का रास्ता जो किसी विशेष स्थान को जोड़ता है, यानी कि दो अलग अलग स्थानों को जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको दर्रा बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में आप क्या बोल सकते हैं, पहाड़ियों या पर्वतों क्षेत्र में पाए जाने वाले एक प्रकार से आवागमन के प्राकृतिक मार्ग, उनको क्या बोला जाता है, उनको दर्रा की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। दर्रा को इंग्लिश में बोला जाता है पासेस। ठीक है, क्या बोला जाता है, पासेस। पासेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह मिलाने वाले जो रास्ते होते हैं उनको पासेस या दर्रा बोला जाता है। तो दर्रा हम देख सकते हैं, कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उनको पहले मैप में देख लेते हैं। तो उसके बाद अगर आप उनके बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर जान लोगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ आपको समझ में आ जाएगी। देखिए हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए दर्रा आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ आपको एक जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ बुर्जिल दर्रा देखने को मिल रहा है, पीर पंजाल, बनिहाल। उसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए अगिल दर्रा, काराकोरम, चांगलाज, इसके बाद खारदुंगला दर्रा, थांगला दर्रा, जोजिला दर्रा, बड़ा लाचा, उसके बाद इमिस, छिपकिला, उसके बाद नीति दर्रा, माना दर्रा। ठीक है, ये अलग अलग आप ध्यान में रखिए। देखिए हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है, ये लद्दाख में देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद सिक्किम में नाथुला दर्रा देखने को मिल रहा है, जैलपिला देखने को मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला है, यांग्याप दर्रा, पांगमाई दर्रा, उसके बाद लेखापानी दर्रा, उसके बाद दिफू दर्रा आपको देखने को मिल रहा है।
नीचे आप देख सकते हैं तुजू दर्रा। और यहाँ देखिए जो दक्षिण भारत है उसमें हम देख सकते हैं, देखिए महाराष्ट्र के अंतर्गत थाल घाट और भोर घाट दर्रा देखने को मिल रहा है, केरल में आपको पाल घाट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोकेशन ध्यान में रखिए, आप एक दो बार लोकेशन देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको देखिए काराकोरम जो दर्रा है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो आपको कहाँ देखने को मिलता है ये JNK यानी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है काराकोरम दर्रा। और जो जम्मू कश्मीर का जो, हालांकि देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग है, परंतु जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही हम देखें तो ये अलग जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है उसमें जम्मू कश्मीर के अंतर्गत लद्दाख क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। और इस दर्रे से होकर यारकंद और जो तारिम बेसिन है वो मार्ग गुजरता है। और भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है इसी को बोला जाता है। तो हम बोलें भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, और इसकी ऊंचाई हम देख लेते हैं 5540 मीटर ऊंचा ये स्थित है। इसके अलावा जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रा भी हमको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में समुद्र तल से लगभग इसकी ऊंचाई हमको 3528 मीटर ऊंचाई पे ये देखने को मिलती है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, श्रीनगर को कारगिल प्लस लेह से ये जोड़ता है। देखिए काराकोरम आपको कहाँ देखने को मिलता है, आप लोकेशन ध्यान रखिए, काराकोरम और जोजिला दर्रा आपको यहाँ देखने को मिलता है। दोनों ही आपको लद्दाख में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप दोनों याद रख सकते हैं लद्दाख में। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो है जो NH1 है, NH1 का D, NH1D स्थित है, मतलब एक प्रकार से NH1D पर स्थित है। और ये दर्रा शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ देखने की बनती है, 19 मई को ही अगर बात करें 2018 की, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी जो जोजिला सुरंग है उसका भी उद्घाटन किया गया है। जोजिला सुरंग का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास की गया है। और यह लगभग 6800 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, एक प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग एवं एशिया की सबसे लंबी दो दिशा सब वाली जो है सुरंग इसको बोला जाता है। इसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। इसके अलावा बुर्जिल दर्रा की अगर बात करें तो बुर्जिल दर्रा आपको जो है कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको कश्मीर घाटी को जो है लद्दाख के देवशाही, मतलब एक प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से हम देख सकते हैं 4100 मीटर देखने को मिलती है। बर्फ से ढक जाने के कारण यह शीत ऋतु में व्यापार तथा परिवहन के लिए बंद रहता है। इसके अलावा पीर पंजाल दर्रा की अगर बात करें तो ये भी कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखिए आपको पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो है एक प्रकार से जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो एक और दर्रा है नेक्स्ट बनिहाल दर्रा की अगर बात करें तो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में ही इसको देखने को मिलता है, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में। और यहाँ एक प्रकार से देखें तो ये भी क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से ही जोड़ता है। ठीक है, तो आप इसको भी मान सकते हैं कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। इसके अलावा जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर देखें बनिहाल दर्रा की, तो यहाँ हम देख सकते हैं 2835 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट जो दर्रा है छिपकिला दर्रा की अगर बात करें तो छिपकिला दर्रा आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये समुद्र तल से पहले देख लेते हैं 5669 ऊंचाई पर ये देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है ये दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है। तो जो सतलज नदी है आपको याद रहना चाहिए, इसी दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। नेक्स्ट जो दर्रा है वो रोहतांग दर्रा है। और रोहतांग दर्रा कहाँ देखने को मिलता है, ये भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और इस दर्रे की ऊंचाई अगर देखें तो 3979 कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए रोहतांग दर्रा कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा ये जो है एक प्रकार से अगर देखें तो मनाली को लेह जो सड़क मार्ग है उसको जोड़ता है, यानी कि आप बोल सकते हैं मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बड़ा लाचा दर्रा की अगर बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा जो है ये हम देख सकते हैं 4890 मीटर ऊंचाई पे देखने को मिलता है समुद्र तल से। और ये भी हमको कहाँ देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़ा लाचा दर्रा है जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ही हम देखें तो ये लद्दाख में देखने को मिलता है। हालांकि लद्दाख अभी आप अलग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। इसमें अगर देखें हम तो ये यहाँ जो मनाली है, मनाली को लेह से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ स्थित है। मनाली को लेह से जोड़ने के लिए NH मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो यहाँ पे स्थित है। शीत ऋतु की अगर बात करें, शीत ऋतु में यह बर्फ से ढके होने के कारण आवागमन के लिए बंद रहता है। माना दर्रा देखते हैं। माना दर्रा आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है और ये जो समुद्र तल है, समुद्र तल से 5611 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा अगर देखें तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। शीतकाल में यह लगभग 6 महीने यहाँ बर्फ से ढका रहता है। अब बात करें नीति दर्रा की, तो नीति दर्रा की अगर बात करें हम यहाँ तो 5068 मीटर ये ऊंचाई पर है और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक ये जोड़ता है एक प्रकार से, तो ये भी एक प्रकार से यूके को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा नाथुला दर्रा की अगर बात करें तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सिक्किम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई ये 4310 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। ये जो प्राचीन रेशम मार्ग है उसकी एक शाखा इसको बोला जाता है। किसको? नाथुला दर्रा को। जो रेशम मार्ग था प्राचीन, उसकी एक शाखा के रूप में नाथुला दर्रा को यहाँ माना जाता है। इसके अलावा जेलेपला दर्रा, ये भी कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। और दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग ये बनाता है, ठीक है। चुंबी घाटी से होकर जो तिब्बत है जाने का मार्ग ये बनाता है। समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करें 4538 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है। और सिंपल अगर बोलें तो सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारे सामने बोमडीला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इसमें अगर देखें तो तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग इसमें गुजरता है। मतलब सिंपल अगर बोलें तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन करेगा, बोमडीला। फिर यांग्याप दर्रा की अगर बात करें तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मतलब इसी दर्रे के पास से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और जो चीन है, चीन के लिए मार्ग एक प्रकार से यहाँ से जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश तरफ की बात की जा रही है यांग्याप दर्रे की। तो आप मैप में देखते चलिए, आपके पास एटलस होगी तो वो बहुत अच्छी बात है। एटलस, ज्योग्राफी पढ़ते समय एटलस रखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखते हैं देफू दर्रा। तो देफू दर्रा भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इसमें अगर देखें तो पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है ये। और भारत और म्यांमार के बीच में एक परंपरागत दर्रा हम इसको बोल सकते हैं, भारत प्लस म्यांमार, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो ये देखिए व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष ये ओपन रहता है। फिर पांगसाऊ दर्रा जो है, पांगसाऊ दर्रा की अगर बात करें तो ये समुद्र तल से 1136 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसमें अगर देखें हम तो ये अरुणाचल प्रदेश को मांडले अर्थात म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो जो दर्रा की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ये मणिपुर में देखने को मिलता है। और ये इस दर्रे की अगर बात करें तो ये इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग ये बनाता है। फिर थालघाट जो दर्रा है उसकी अगर बात करें थालघाट की, तो थालघाट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और इसकी जो ऊंचाई है 883 मीटर हमको देखने को मिलेगी। और यहाँ से हम देख सकते हैं दिल्ली मुंबई का जो सड़क मार्ग है, वो सड़क मार्ग व रेल मार्ग दोनों गुजरते हैं। फिर भोरघाट दर्रे की अगर बात करें तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और पुणे और बेलगांव जो रेल और सड़क मार्ग है वो यहीं से गुजरते हैं, पुणे बेलगांव। साथ में पालघाट दर्रे की अगर बात करें तो पालघाट दर्रा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है, केरल में ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो ये नीलगिरी एवं अन्यमलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है।
यहाँ देखें इसकी ऊंचाई जो है 305 मीटर है समुद्र तल से। कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर रोड के रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी से गुजरते हैं। एक दो और है, जैसे हम बात करें चांगला दर्रा की, तो चांगला दर्रा हमको समुद्र तल से 5360 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है। और जो लद्दाख है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। फिर लिपुलेख दर्रा की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ये कहाँ देखने को मिलता है, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित देखने को मिलता है। और ये जो है भारत तथा चीन के बीच में व्यापार पहला सीमा व्यापार पॉइंट माना जाता है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। तो ये तो मुख्य रूप से दर्रे हो गए, सारी चीज़ें हमने यहाँ देखें कंप्लीट दर्रे के बारे में। और इसके अलावा अब हम जो है देखिए देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार, जो भी हमने सारी चीज़ यहाँ देखा है। जैसे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने सारी चीज़ें देखा, तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें देखें, उसके बाद हम जो बाकी की चीज़ें वो पढ़ेंगे। देखिए हमने देखे हैं जो भारत के भू आकृतिक प्रदेश है उसमें सबसे पहले हमने देख लिया तो उत्तर भारत की श्रृंखला, ठीक है, उत्तर भारत की जो पर्वतीय श्रृंखला उसके बारे में देखा। फिर अब जो आज का लेक्चर है उसमें हमने देखे भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके बारे में यहाँ सारी चीज़ें जाने, मतलब प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है वो हमने यहाँ देखा। उसके बाद हमने उसके अंतर्गत कुछ जो है पर्वत श्रेणियाँ जैसे आरावली पर्वत श्रेणी उसके बारे में सारी चीज़ देखें। उसके बाद हमने विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में देखें। फिर हम देख सकते हैं सतपुड़ा के बारे में। तो ये तीनों श्रेणी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, देखिए आरावली पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो देखिए आपको यहाँ विस्तार देखने को मिलेगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये देखने को मिलेगी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उसके नीचे देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने ब्लॉक या हॉस्ट पर्वत के बारे में जाना, जो कि सतपुड़ा जो पर्वत है हमारा वो सबसे बेस्ट उदाहरण है उसका। इसके अलावा हमने जो मध्य उच्च भूमि है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत उसके बारे में जाना, और उसका दूसरा भाग जो है दक्कन का पठार इसके बारे में यहाँ पर जाना। दक्कन के पठार के अंतर्गत ही हम यहाँ देख सकते हैं जो नेक्स्ट है हमारा, हमने देखे थे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से जाना। इसके बाद हम देख सकते हैं दर्रों के बारे में देखें। दर्रा हमारे मुख्य रूप से देखिए बहुत सारे हैं, जो कि उत्तर भारत में देखिए ये वाले भाग में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और पूर्वोत्तर में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और दक्षिण में आपको मात्र 3 दर्रे देखने को मिलेंगे, 3 या 4, ठीक है। तो ये सारे दर्रों के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से जाना है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, आप देख लेते हैं मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और सब्जेक्ट मतलब इसके साथ में चलने देता हूँ, या तो जो पॉलिटी वाला है या फिर जो इकोनॉमी वो चलने देता हूँ पेपर सेकेंड का, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे आपको जो रिक्वायरमेंट है, मतलब हम पेपर 4 से स्टार्ट करते हैं, पेपर 4, 5 और 6 उसको स्टार्ट करने का मतलब क्यों है, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं। तो हम अगर आपको रिक्वायरमेंट है उसकी पहले, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, तो उस प्रकार से मैं आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।